आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर, जो कि आपके किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। सीधे हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। तो क्वेश्चंस का पैटर्न कुछ इस तरह का है, मतलब कि वन लाइनर क्वेश्चन है। क्वेश्चन का सीधा मैंने आंसर दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, सैंधव कालीन किस पुरा स्थल से कब्रिस्तान के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जितने भी पुरा स्थल है, लगभग अधिकतर से जो कब्रिस्तान है जहाँ पर मृत शरीर को दफनाया जाता है, तो उसके साक्ष्य मिलते हैं। लेकिन एकमात्र ऐसा पुरा स्थल है मोहनजोदड़ो, जहाँ से अभी तक किसी भी प्रकार के कोई कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। बाकी हड़प्पा में तो मिला है, वहाँ पर R37H नाम दिया गया है कब्रिस्तान को। तो मोहनजोदड़ो से अभी तक कब्रिस्तान के साक्ष्य नहीं मिले हैं। लेकिन यहाँ से ना कंकाल जरूर मिले हैं, जो कि यहाँ वहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। मतलब उनको दफनाया नहीं गया था, वो मतलब मर के वहीं पड़े हुए थे, तो उनके कंकाल मिले हैं। बाकी कब्रिस्तान यहाँ से नहीं मिला है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसके अलावा सैंधव सभ्यता, इन नामों से जाना जाता है। तो इसका सबसे उपयुक्त नाम क्या है? तो इसका सबसे उपयुक्त नाम है हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि इतिहास में ऐसी परंपरा है कि जब भी कभी किसी नए सभ्यता के विषय में जानकारी प्राप्त होती है, तो उसका नाम उस स्थल से रखा जाता है जहां से पहली बार उस सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हों। तो जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके विषय में हमको पहली जानकारी हड़प्पा से मिलती है, इस कारण इसको हड़प्पा सभ्यता कहना अधिक उपयुक्त होगा। अगला क्वेश्चन है, सैंधवकालीन पुरा स्थल कालीबंगा कहाँ स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित पुरा स्थल कालीबंगा, जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो ये हनुमानगढ़, जो कि राजस्थान जिले के अंतर्गत आता है, हनुमानगढ़ जिला, यहाँ पर जो है कालीबंगा नामक पुरा स्थल प्राप्त हुआ है। ये जो हनुमानगढ़ जिला है, पहले गंगानगर जिले के अंतर्गत आता था। तो काफ़ी सारी किताबों में आपको गंगानगर भी मिलेगा। तो दोनों आप बातें आपको ध्यान रखना है। पहले गंगानगर जिला हुआ करता था, लेकिन अब जो है गंगानगर जिले से एक नया जिला बना, ये लगभग 1994 के आसपास, हनुमानगढ़ जिला, जिसमें कालीबंगा आता है। अगला क्वेश्चन है, सैंधवकालीन किस पुरा स्थल से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो घोड़े के साक्ष्य सूरकोटदा, जो कि गुजरात में है, यहाँ से घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि ये जो घोड़े के साक्ष्य हैं, इसको सिंधु घाटी सभ्यता का नहीं माना जाता है, उससे भी काफ़ी पुराना माना जाता है इसको। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उल्लेख किसने किया था? तो हड़प्पा सभ्यता जिसको खोजा गया था आज से लगभग 100 साल पहले, 1921 में, लेकिन उसके भी लगभग 100 साल पहले 1826 में एक अंग्रेज थे, चार्ल्स मैनसन। इन्होंने जो है इस सभ्यता के विषय में जानकारी दी थी। मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने ऐसा बोला था कि इसके नीचे हड़प्पा सभ्यता, ऐसा नहीं बोला था। मतलब इन्होंने ऐसा बोला था कि इस क्षेत्र में कोई सभ्यता भूमिगत हो सकती है, अन्वेषण की आवश्यकता है। ये 1826 की बात है। उस समय जो है पूरे भारत पर अंग्रेजों का अधिकार नहीं हुआ था। पंजाब में जो सिख महाराजा रणजीत सिंह, उनका शासन था। बाद में जब पंजाब पर अंग्रेजों का अधिकार हुआ, तब धीरे धीरे अन्वेषण कार्य आरंभ हुआ। तो चार्ल्स मैनसन 1826। अगला क्वेश्चन है, सैंधवकालीन किस पुरा स्थल से कुएं के साक्ष्य प्राप्त नहीं हुए हैं? तो कुएं के साक्ष्य लगभग अधिकतर सिंधु घाटी सभ्यता संबंधी पुरा स्थलों में देखने को मिलता है, लेकिन हड़प्पा से कोई भी कुएं के साक्ष्य नहीं मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो मनुष्य के साथ कुत्ते को दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं पंजाब के रोपड़ से। रोपड़ जो कि सतलज नदी के तट पर स्थित है, और रोपड़ का वर्तमान समय में नाम रूपनगर मिलता है। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन पवित्र नदी किसे माना जाता है? तो वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी माना जाता है सरस्वती नदी को। वैसे तो वैदिक काल की जो सबसे प्रमुख नदी है वो सिंधु नदी है, लेकिन पवित्र नदी की बात आती है तो वहाँ पर सरस्वती नदी टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन कौन सी संस्था सामान्य जनता से संबंधित थी? तो वैदिक काल में भाई बहुत सारी संस्थाएं थी, जैसे कि सभा हो गया, विदत हो गया, समिति हो गया। तो इनमें से जो समिति थी ना, ये सामान्य जनता से संबंधित थी। मतलब कि जो समिति है उसमें सामान्य जनता भी सम्मिलित हो सकती थी। इसके अलावा जो सभा है
वहाँ पर केवल और केवल सम्माननीय लोग ही शामिल होते थे। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के कौन से मंडल सबसे बाद में जोड़े गए? तो ऋग्वेद जो कि 10 मंडलों में विभक्त है और इसका जो पहला और 10वां मंडल ये जो है बाद में जोड़े गए, तो ये आपको ध्यान रखना है। वहीं दूसरा और 7वां मंडल ये सबसे पुराना माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्राम स्वायत्तता का विकास किस राजवंश की प्रशासकीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता थी? तो प्रश्न एक बार ध्यान से सुनिए कि ग्राम स्वायत्तता मतलब जैसे आज के समय में जो पंचायत व्यवस्था है ना, जिसमें गांवों को स्वायत्तता दी गई है, तो ग्राम स्वायत्तता का विकास किस राजवंश की प्रशासकीय प्रणाली की अद्वितीय विशेषता थी? तो ये चोल राजवंश की अद्वितीय विशेषता थी। उनके समय में जो ग्रामीण स्वायत्तता है प्रशासकीय व्यवस्था में, उसमें जो है ग्रामीण स्वायत्तता का विकास देखने को मिलता है। तो आंसर होगा चोल वंश। अगला क्वेश्चन है, भारत में आक्रमण करने वाला हुण जाति का शासक मिहिर कुल को किसने पराजित किया? मिहिर कुल जो कि एक हुण आक्रमणकारी था और हुण जो है इन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। गुप्तों के समय में भी इनके आक्रमण हुए। तो मालवा का शासक था यशोवर्धन, इसने जो है इसको पराजित किया था मिहिर कुल को। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्थायी सेना की स्थापना की थी? काफ़ी बार पूछा गया है। अलाउद्दीन खिलजी जो कि गुलाम वंश का दूसरा शासक था, सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। तो इसी ने जो है पहली बार स्थायी सेना रखा, क्योंकि इसने लगभग संपूर्ण भारत को जीत लिया था, तो इतने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए स्थायी सेना रखना अनिवार्य था। तो स्थायी सेना रखने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन है, किसके शिष्य अपने गुरु को भगवान शिव का अवतार मानते थे? तो शंकराचार्य जी के जो शिष्य थे ना, वे शंकराचार्य जी को भगवान शिव के अवतार मानते थे। अगला क्वेश्चन है, किस एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया? तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। नहीं तो पहले जो है बंगाल का गवर्नर जनरल होता था, लेकिन जब धीरे धीरे अंग्रेजों ने भारत के बहुत बड़े हिस्से पर अधिकार कर लिया तो बंगाल का गवर्नर जनरल इस नाम को बदल करके उसको कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल 1833 के एक्ट के द्वारा। और भारत का पहला गवर्नर जनरल बना लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के किस सेनापति को 1000 दिनारी कहा जाता था? तो ये किस है, तो किसे 1000 दिनारी कहा जाता था? तो मलिक काफूर, जिसको गुजरात से खरीदा गया था 1000 दिनार में। और ये जो है अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति भी था जिसने दक्षिण भारत को जीता था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह था कमल और रोटी, कमल का फूल और रोटी। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, हिंद स्वराज किसने लिखा था? तो महात्मा गांधी जी की रचना है हिंद स्वराज। अगला क्वेश्चन है, मद्रास में किसने नमक कानून के उल्लंघन के लिए पद यात्रा की थी? तो देखिएगा, महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 1930 में साबरमती आश्रम से दांडी नामक समुद्र तट तक यात्रा की, पैदल यात्रा नमक कानून के उल्लंघन के लिए। तो इसी तरह की यात्राएं देश के अन्य कुछ हिस्सों में भी देखने को मिलती है। मद्रास मतलब आज का जो तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पर चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने इसी तरह की पैदल यात्रा की नमक कानून के उल्लंघन के लिए। तो चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, जिनको राजा जी भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का मधुबनी किस लिए विख्यात है? तो ये चित्रकला के लिए जाना जाता है मधुबनी। अगला क्वेश्चन है, वैदिक कालीन आर्य किसकी आराधना करते थे? तो जो वैदिक कालीन आर्य थे, मतलब कि वैदिक काल के जो लोग थे, वो किसकी आराधना करते थे? तो प्रकृति पूजक थे ये लोग, प्रकृति संबंधी देवी देवताओं की पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा था? तो पत्तन नगर का मतलब होता है बंदरगाह नगर। तो भाई लोथल ये जो है बंदरगाह नगर था। अगला क्वेश्चन है, संत कबीरदास जी के गुरु कौन थे? तो संत कबीरदास जी के गुरु कौन थे? भाई रामानंद जी। रामानंद जी जो कि रामानुजाचार्य के गुरु शिष्य थे। रामानुजाचार्य के शिष्य हुए रामानंद, और रामानंद जी के 5 शिष्य हुए, जिनमें से एक थे संत कबीरदास जी। तो कबीरदास जी के गुरु कौन? रामानंद जी। और रामानंद जी ही वे व्यक्ति थे जिन्होंने भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिण भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो अलाउद्दीन खिलजी, इसी ने जो है सर्वप्रथम दक्षिण भारत पर अभियान चलाया। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ के विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो चित्तौड़ जो मेवाड़
मेवाड़ की राजधानी थी ना चित्तौड़, तो यहाँ पर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था राणा कुंभा ने। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण कार्य आरंभ करवाया था गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसके निर्माण कार्य को पूर्ण करवाया इल्तुतमिश ने। तो यहाँ पर जो कुतुब मीनार का नाम है कुतुब मीनार, ये किसके नाम पर रखा गया है? तो सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर। कुतुबुद्दीन ऐबक मत करिएगा, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ये सूफी संत थे, और ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश दोनों ही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के भक्त थे। अगला क्वेश्चन है पुरी स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो पुरी जो कि उड़ीसा में है, तो यहाँ पर जो जगन्नाथ मंदिर है इसका निर्माण करवाया था अनंतवर्मन चोडगंग ने, अनंतवर्मन चोडगंग। अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास में 8वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक के काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है राजपूत युग, क्योंकि इस समय भारत के अलग अलग स्थानों पर राजपूतों ने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है गुप्त काल का प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा था? तो नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त काल में शिक्षा का प्रसिद्ध केंद्र हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है उड़ीसा में कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उड़ीसा का जो कोणार्क मंदिर है उसका निर्माण करवाया था नरसिंह देव प्रथम ने। अगला क्वेश्चन है खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो खजुराहो में काफ़ी सारे मंदिर हैं, तो यहाँ के जो मंदिर हैं हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है महाकवि कालिदास जी की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? तो जो महाकवि कालिदास जी थे इनकी 7 कृतियों की पहचान की जा चुकी है जो सभी काफ़ी प्रसिद्ध हैं, लेकिन इनमें से एक कृति ऐसी है जो दुनिया भर के 100 प्रसिद्ध साहित्यिक रचनाओं में से एक मानी जाती है। मतलब कि दुनिया भर में जितनी भी साहित्य की रचना हुई है उनमें जो प्रसिद्ध 100 पुस्तकें हैं उनमें गणना की जाती है अभिज्ञान शाकुंतलम की। ध्यान रखेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला क्वेश्चन है किस मराठा सरदार को मैकियावेली कहा जाता है? तो मैकियावेली किनको कहा जाता है भाई? नाना फडणवीस को। अगला है किसकी तुलना मैकियावेली की रचना प्रिंस से की जाती है? तो चाणक्य जो कौटिल्य भी कहा जाता है, तो कौटिल्य की रचना अर्थशास्त्र को मैकियावेली के प्रिंस से तुलना किया जाता है। अगला क्वेश्चन है भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी आक्रमणकारी कौन था? तो भाई ये साइरस था जो ईरानी शासक था ना, इसने भारत पर आक्रमण किया था 5वीं 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। अगला क्वेश्चन है गांधी जी ने भारत के किस स्थान पर सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया? तो 1917 में चंपारण में महात्मा गांधी जी ने सर्वप्रथम सत्याग्रह का प्रयोग किया। इससे पहले महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का प्रयोग किया था, वो भी सफल प्रयोग। अगला क्वेश्चन है 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की अंतरिम सरकार का गठन की उद्घोषणा किस स्थान से की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की गठन की घोषणा कहाँ से की? सिंगापुर से की थी। ध्यान रखेंगे सिंगापुर, वहाँ उन्होंने काफ़ी कुछ किया था सिंगापुर में रह करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थल कौन सा है? तो भाई इनका जन्म हुआ था कटक जो कि उड़ीसा में है वर्तमान समय में। अगला क्वेश्चन है भारतीय शिक्षा व्यवस्था के संबंध में चार्ल्स वुड डिस्पैच किस वर्ष में आया था? तो चार्ल्स वुड डिस्पैच ये भारत में शिक्षा व्यवस्था के सुधारों के लिए लाया गया था, तो ये 1854 में आया था। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल की मृत्यु गाजीपुर में हुई थी? तो भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लाया था, तो इनकी जो मृत्यु है कहाँ हुई थी? गाजीपुर में, और वहीं इनकी समाधि भी है। अगला क्वेश्चन है किस गवर्नर जनरल के समय द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था? तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम के समय हुआ था। सॉरी ये यहाँ गलत हो गया है, माफ़ी चाहूँगा। जो द्वितीय सिख युद्ध है ना ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर हुआ था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध लॉर्ड डलहौजी के समय हुआ था। जो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध है वो जो है लॉर्ड हार्डिंग के टाइम पर हुआ था। तो प्रथम लॉर्ड हार्डिंग के समय, द्वितीय लॉर्ड डलहौजी के समय। तो यहाँ पर आप डलहौजी कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काकोरी ट्रेन डकैती कब हुई थी? तो ये 1925 में हुई थी काकोरी ट्रेन डकैती, जिसमें भारत के क्रांतिकारियों ने अंग्रेज जो भारत का धन संपत्ति को लूट करके अपना खजाना बता करके ले जा रहे थे, तो उसको इन्होंने लूटा था भारत के क्रांतिकारियों ने। काकोरी जो कि उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा स्थान है,
तो ये 1925 की घटना है। अगला क्वेश्चन है, न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो चित्तरंजन दास। न्यू इंडिया के संपादक थे ये चित्तरंजन दास। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के समय विदेशी वस्त्रों के होली जलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वदेशी आंदोलन जो कि 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप, तो इस समय जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जाती थी, तो इसका सुझाव, इसका आइडिया किसने दिया था कि हमको ऐसा कुछ करना चाहिए? तो उस समय जो स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे सुरेंद्र नाथ बैनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के एक सहयोगी थे, उनके एक अच्छे मित्र थे कृष्ण कुमार मित्र। तो कृष्ण कुमार मित्र का ही यह सुझाव था, यह आइडिया था कि जो विदेशी कपड़े हैं उनकी हम लोग होली जलाएं। तो कृष्ण कुमार मित्र, ध्यान रखना। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में रक्षा विभाग किसे सौंपा गया था? तो 1946 में संविधान सभा का गठन होता है और अंतरिम सरकार का भी गठन होता है। तो इस समय जो अंतरिम सरकार बना था उसमें जो रक्षा विभाग है वो किसको सौंपा गया था? तो बलदेव सिंह, ध्यान रखना, बलदेव सिंह। किसे रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया? रिक्रूटिंग सार्जेंट, तो ये महात्मा गांधी जी को बोला गया। प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी जी ने जो भारतीय थे उनको ब्रिटिश सेना में भर्ती होने के लिए कहा कि भाई हमको अंग्रेजों की सहायता करनी है, तो यहाँ पर गांधी जी को इसी कारण रिक्रूटिंग सार्जेंट कहा गया। अगला क्वेश्चन है, इंडिया डिवाइडेड किसकी रचना है? तो इंडिया डिवाइडेड ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की रचना है, बहुत अच्छी पुस्तक है, मैंने इसको पढ़ी है। तो ये पुस्तक जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है, भारत विभाजन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता को भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। जी हाँ, बिल्कुल सही है भाई। इस समझौते को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसको दिल्ली समझौता भी बोला जाता है, क्योंकि जो गांधी इरविन समझौता है कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था, इसी कारण इसको जो है दिल्ली समझौता भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में किसने की थी? भाई महात्मा गांधी जी तो करेंगे ना इस टाइप की चीजें। अगला क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो सन 1924 में महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में बेलगाम में अधिवेशन होता है और इसी अधिवेशन में सर्वप्रथम हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा दिए जाने का जो प्रस्ताव है वो रखा गया था। तो बेलगाम अधिवेशन 1924 जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी और गांधी जी द्वारा किया गया यह एकमात्र अधिवेशन था, मतलब गांधी जी ने एकमात्र इसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। आप साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप इनमें से कितने सवालों के जवाब पहले से जानते थे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो ज़रूर लिखिएगा ताकि मैं उसको सॉल्व कर सकूँ। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।